आज हम मर्ज सॉर्ट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद इसका एल्गोरिथम देखा जाएगा एंड देन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें एक अरे दिया गया है और अगर इस अरे को तुम्हें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऐसा करने के लिए अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं और उन अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स में से एक सॉर्टिंग टेक्निक है मर्ज सॉर्ट। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मर्ज सॉर्ट का इस्तेमाल हम अरे या अरे के अंदर के नंबर्स को असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए करते हैं। ओके, अब ये अरे हमें दिया गया है। इस अरे के अंदर क्योंकि 8 नंबर्स है इसलिए n इज इक्वल टू 8 है और ये सारे के सारे इंडेक्सेस है और इस अरे को हमें मर्ज सॉर्ट की मदद से असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब ये कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। देखो, मर्ज सॉर्ट ये कहता है कि जो भी अरे तुम्हें दिया गया है उस अरे को हाफ में डिवाइड करो, बीच में से। ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू दैट ये जो अरे हमें दिया गया है इसको हम बीच में से हाफ कैसे डिवाइड करेंगे। देखो, ये 8 नंबर्स का अरे है तो ऑब्वियसली जो पहले 4 नंबर्स है विच इज ये पहले 4 नंबर वो इधर आएंगे, दैट इज 41, 11, 83 एंड 47 और जो बचे हुए 4 नंबर्स है वो यहाँ पे चले जाएंगे और 20, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने अरे को बीच में से हाफ में डिवाइड कर लिया। और अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो ये कैसे हुआ, लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हमारा बीच में है या यहाँ से हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे लीस्ट इंडेक्स है विच इज़ 0 और जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स है विच इज़ 7, इन दोनों का एडिशन करते हैं, दैट इज 0 + 7 दैट इज 7 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5। तो 3.5 मतलब 3 होता है और इसीलिए फ्रॉम 0 to 3 यानी कि पहले 4 नंबर्स ये हो गए, इसीलिए ये पहले 4 नंबर्स यहाँ पे आएंगे और जो बचे हुए नंबर्स है वो यहाँ पे आएंगे। तो बेसिकली इसके पीछे का सिनेरियो ये होता है जो हम एल्गोरिथम में देखेंगे। ओके, अब आगे मर्ज सॉर्ट ये नहीं कहता कि अरे को एक बार डिवाइड करके वहाँ पे चुप बैठ जाओ। मर्ज सॉर्ट ये कहता है कि ठीक है, तुमने अरे को एक बार डिवाइड कर लिया बीच में से, अब वहाँ पे रुको मत, यही प्रोसेस रिपीट करते जाओ। तो अभी अगर सपोज हमने इस अरे को कंसिडर किया तो इसको भी हमें बीच में से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको बीच में से डिवाइड किया तो क्योंकि ये 4 नंबर्स का अरे है तो जो पहले 2 नंबर्स है विच इज 41 एंड 11 वो यहाँ पे आएंगे और जो बचे हुए 2 नंबर्स है 83 एंड 47 वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और अगर इस अरे को हमने कंसिडर किया तो इसको भी हमें बीच में से डिवाइड करना पड़ेगा ना यार। तो अब क्योंकि ये भी 4 नंबर्स का अरे है इसीलिए जो पहले 2 नंबर्स है वो यहाँ पे आएंगे और जो बचे हुए नंबर्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल एज दैट। अगेन हम यहाँ पे रुकेंगे क्या, नहीं, इसको भी डिवाइड करेंगे। अगर इस अरे को कंसिडर किया तो ये क्योंकि 2 नंबर्स का अरे है इसलिए एक नंबर यहाँ पे जाएगा, एक नंबर यहाँ पे जाएगा। क्योंकि ये 2 नंबर्स का अरे है इसलिए एक नंबर यहाँ पे जाएगा, एक नंबर यहाँ पे जाएगा। क्योंकि ये 2 नंबर्स का अरे है तो एक नंबर यहाँ पे जाएगा, एक नंबर यहाँ पे जाएगा। क्योंकि ये 2 नंबर का अरे है, बीच में से हमें डिवाइड करना है तो इसीलिए एक नंबर अगेन यहाँ पे जाएगा 74 एंड 20 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब मर्ज सॉर्ट का एक छोटा सा रूल है। मर्ज सॉर्ट तुम्हें ये तो बोलता है कि तुम अरे को बीच में से हाफ में डिवाइड करो और ये बस एक बार मत करो, करते जाओ। बट ऐसा कब तक, ऐसा तब तक जब तक हमें ऐसे अरेज ना मिले जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है। इन सारे के सारे अरेज के अंदर अगर तुम देखोगे तो हर एक अरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जब हमारा ये सिचुएशन आता है तब हमें रुक जाना है। अब तुम्हारे मन के अंदर ये सवाल आएगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए बट यहाँ पे हमने सॉर्ट थोड़ी किया है, अभी तक तो हम बस डिवाइड कर रहे थे बट हमें तो सॉर्ट करके चाहिए ना यार। अरे यहाँ पे किधर सॉर्ट हुआ है, अरे ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आई मीन दोनों सेम ही है, लाइक व्हाटएवर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है ही नहीं, तो अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लाएंगे। तो देखो, अभी तक हमने इस अरे को डिवाइड किया और डिवाइड करते गए। अब डिवाइड करने के बाद हमें इन्हें मर्ज करना है और फाइनली जो सॉर्टेड अरे है वो यहाँ पे लाना है। अब इन डिवाइडेड अरेज को हम मर्ज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, और वो छोटी सी चीज़ ये है कि हमें इन अरेज को मर्ज तो करना है बट सॉर्ट करके मर्ज करना है। अब सॉर्ट करके मर्ज करना इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब देखो, अगर सपोज हमने इन दो अरेज को पकड़ा, मतलब बेसिकली इन दो डब्बों को पकड़ा, गरीब जनता लॉजिक से हम बात करने वाले हैं, अगर हमने इन दो डब्बों को पकड़ा और इन्हीं दो नंबर्स को पकड़ना है हमें इनिशियली, तो 11 जो है वो 41 से छोटा है, इसीलिए पहले डब्बे में 11 आएगा, दूसरे डब्बे में 41 आएगा। अगर इस अरे को देखा जाए तो ये सॉर्टेड अरे ना यार, अगर इन दो डब्बों को पकड़ा तो 47 इज लेस देन 83, इसीलिए 47 पहले आएगा और 83 बाद में आएगा। अब अगर इन दो डब्बों को पकड़ा तो 29 इज लेस देन 92, इसलिए 29 पहले आएगा, 92 बाद में आएगा। अगर इन दो डब्बों को पकड़ा तो 20 इज लेस देन 74, इसलिए 20 पहले आएगा, 74 बाद में आएगा। राइट, अब आगे बढ़ेंगे। ऐसा बस एक बार नहीं करना है, ऐसा बार बार करना है, तब तक जब तक हमें हमारा पूरा का पूरा सॉर्टेड अरे नहीं मिल जाता तब तक। अब इन दो अरेज को इस बड़े अरे में सॉर्ट करने की बारी आ गई। देखो, अब जब ये सिचुएशन होता है ना, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले का नाम मैंने दिया है एरोस का माया जाल। अब इस एरो के माया जाल को समझने से पहले तुम्हें एक छोटा सा कोट समझना पड़ेगा, और वो कोट ये है कि एरो जो होता है वो कभी भी यूज नंबर के ऊपर पॉइंट नहीं करता और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ओके, अब हम एरोस का माया जाल समझते हैं। देखो, सबसे पहले में इन दो अरेज को पकड़ना है और इनको सॉर्ट करके इस बड़े अरे के अंदर मर्ज करना है। अब एरोस का मायाजाल, ये जो खेल है वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो अरेज है तो दोनों अरेज के पहले पहले डब्बे के ऊपर एक एरो बनाओ। ठीक है, दोनों अरेज के पहले पहले डब्बों पे हमने एक एक एरो बनाया। ओके, और जिस भी एलिमेंट के ऊपर वो एरोज पॉइंट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को कंपेयर करो। ठीक है, अब 11 और 47 के ऊपर ये एरोज पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। 11 जो है वो 47 से छोटा है, इसीलिए 11 यहाँ पे पहले आएगा। और 47 का कुछ नहीं करना है, रुको ज़रा देखो और समझो कि मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ। अब क्योंकि 11 47 से छोटा था इसलिए 11 यहाँ पे पहले आया। अब क्योंकि 11 नीचे जा चुका है इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 11 का इस्तेमाल हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मैंने तुम लोग को वो कोड क्या बोला था, एरो कभी यूज्ड एलिमेंट के ऊपर पॉइंट नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है। और हमारा 11 तो यूज हो चुका है ना नीचे, और इसीलिए ये जो एरो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 41 एंड 47। अब क्योंकि 41 जो है वो 47 से छोटा है इसीलिए नीचे 41 आएगा। अब क्योंकि 41 नीचे चला गया है इसलिए 41 तो यूज हो गया है। और एरो जो है वो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता और वो तो आगे बढ़ जाता है। बट आगे बढ़ने के लिए इस एरो के पास कुछ है ही नहीं। जब ये सिचुएशन आता है कि एक अरे के अंदर एरो के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो बचा हुआ अरे है यानी कि जो दूसरा अरे है उसके जो भी एलिमेंट्स है वो वैसे के वैसे नीचे हम डाल देंगे। 47 और 83 है तो 47 एंड 83। देख लो, ये पूरा का पूरा अरे सॉर्टेड अरे है। 11, 41, 47 एंड 83 इट्स सॉर्टेड, राइट। बस हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब इन दोनों अरेज की बारी, यहाँ पे भी सेम एरोज का माया जाल खेलेंगे या खेला जाएगा। दोनों अरेज के पहले पहले डब्बों पे हम एरोज दिखाएंगे, उसके बाद कंपेयर करो। 20 जो है वो 29 से छोटा है इसीलिए यहाँ पे 20 आएगा। अब क्योंकि 20 नीचे गया है इसीलिए 20 यूज्ड है। अब क्योंकि एरो यूज्ड एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो वो आगे 74 पे बढ़ गया। तो अभी 29 और 74 को कंपेयर करो। एरो जिन एलिमेंट्स पे उन्हीं को कंपेयर करना होता है, तो 29 और 74 को कंपेयर करो तो 29 इज लेस देन 74 इसीलिए यहाँ पे 29 आएगा। अब क्योंकि 29 नीचे जा चुका है इसलिए 29 यूज्ड है और एरो कभी भी यूज्ड एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, राइट। अब अगेन एरो 92 पे और 74 के ऊपर है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो 74 इज लेस देन 92 और इसीलिए 74 जो है वो यहाँ पे आएगा। और क्योंकि 74 यहाँ पे नीचे आया है इसलिए वो यूज़ हो चुका है और जो एरो है वो कभी यूज़ एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता और इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ेगा। बट आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि एक अरे के अंदर एरो के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो दूसरा अरे है उस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो उसी ऑर्डर में नीचे के डब्बे में लिखे जाएंगे। तो जो दूसरा अरे है उसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है विच इज़ 92 और वही 92 हम यहाँ पे टाप देंगे।
देखो हमारा अरे सॉर्टेड हो गया, आई मीन सॉर्टेड अरे हमें मिल चुका है 20, 29, 74 एंड 92, राइट। तो बेसिकली ये एरोज का माया जाल तुम्हें फॉलो करना है और इसी से तुम्हें आंसर्स निकालने हैं। अब ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दो अरेज है हमारे पास, दोनों अरेज के पहले पहले डब्बे पे एरोज ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब क्योंकि एरोज इन दो एलिमेंट्स के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं इसलिए 11 20 के साथ कंपेयर होगा। 11 इज लेस देन 20 इसलिए 11 यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि 11 नीचे जा चुका है इसलिए वो यूज्ड है और एरो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता और इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो इसलिए एरो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा अगले बॉक्स पे। अब अगेन 41 और 20 को एरो पॉइंट कर रहा है इसलिए दोनों को कंपेयर किया जाएगा। 20 इज लेस देन 41 तो इसीलिए 20 नीचे आएगा, राइट। अब क्योंकि 20 नीचे आया है इसलिए 20 यूज़ हो गया है। एरो कभी भी यूज़ एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता और इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, राइट। अब 29 एंड 41 तो 29 इज लेस देन 41, राइट, इसीलिए नीचे आएगा 29। अब क्योंकि 29 नीचे आया है इसलिए वो यूज्ड है। अब एरो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। अब 74 और 41, नाउ 41 इज लेस देन 74 तो इसीलिए 41 नीचे आएगा, राइट। अब क्योंकि 41 नीचे आया है इसीलिए 41 यूज्ड है और एरो जो है वो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। अब 47 एंड 74, नाउ 47 इज लेस देन 74 इसीलिए 47 नीचे आएगा और क्योंकि 47 नीचे आ चुका है इसलिए वो यूज्ड है और एरो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। नाउ 83 एंड 74, 74 इज लेस देन 83 एंड दैट इज द रीजन वाई 74 नीचे आएगा। अब क्योंकि 74 नीचे आया है इसीलिए 74 यूज हो गया है। अब क्योंकि एरो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। नाउ 92 एंड 83, 83 इज लेस देन 92 दैट इज द रीजन हम यहाँ पे 83 लिखेंगे। अब अगेन क्योंकि 83 नीचे जा चुका है इसलिए 83 यूज्ड है, एरो कभी भी यूज एलिमेंट पे पॉइंट नहीं करता तो इसीलिए लाइफ में वो आगे बढ़ेगा, बट आगे बढ़ने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। जब एक अरे के अंदर ऐसा सिचुएशन आता है तो जो दूसरा अरे है उस अरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे नीचे आएंगे। तो जो दूसरा अरे है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ 92 और इसलिए 92 नीचे आएगा। और ये हमें सॉर्टेड अरे मिल चुका है और मर्ज सॉर्ट के काम करने का तरीका यही है। अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम समझेंगे। अब मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम समझने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर हमें दो फंक्शंस बनाने पड़ते हैं और तब जाकर ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो पाएगा। जो सबसे पहला फंक्शन है वो यहाँ से तो लेकर यहाँ तक फोकस करता है, मतलब बेसिकली वो अरे को डिवाइड करने में और डिवाइड करते रहने के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने यही किया था। और जो दूसरा फंक्शन है वो इस डिवाइड करे हुए छोटे छोटे अरेज को सॉर्ट करके मर्ज करने के ऊपर फोकस करता है। मतलब बेसिकली हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो यहाँ से तो लेकर यहाँ तक इस एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा। ओके, अब हम हमारे फंक्शंस बनाना चालू कर देते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। अब क्योंकि सबसे पहले हमने डिवाइड ही किया था हमारे एरर्स को और डिवाइड करते गए थे, इसीलिए हम हमारे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लाइक लेफ्ट में लिखता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ, वॉइड डिवाइड। अब इसके अंदर हम तीन चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहली चीज़ अरे, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा अरे है। देन उसके बाद इंट स्मॉल और इंट लार्ज। अब इंट स्मॉल और इंट लार्ज क्यों? देखो ये जो अरे है हमारा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्लेग्राउंड है? मतलब जो भी हमें करना है यहां से तो यहां तक इसके बीच में ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? स्मॉल और लार्ज की मदद से। स्मॉल का वैल्यू होगा 0 और लार्ज का वैल्यू होगा 7। फ्रॉम इंडेक्स 0 to 7 पूरा अरे कवर हो गया ना यार। यहां से हमें पता चलेगा कि ये हमारा प्लेग्राउंड है और जो भी करना है हमें इसके अंदर ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए स्मॉल और लार्ज हमने पास किया है। उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट
मिड। अब मिड ये वेरिएबल हमने क्यों डिफाइन किया, ताकि हम इस अरे को बीच में से, मिड में से डिवाइड कर सके। उसके लिए जब वो हम डिवाइड करेंगे उसके लिए हमें ये वेरिएबल काम में आएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ स्मॉल इज लेस देन लार्ज। अब ये कंडीशन मैंने क्यों लिखा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस अरे को हमने हाफ में डिवाइड किया, और उसके बाद हम रुके नहीं, उसके बाद हम उसको भी हाफ में डिवाइड करते गए। ठीक है, और ऐसा हम कब तक करते गए, ऐसा हम तब तक करते गए जब तक स्मॉल की वैल्यू लार्ज से छोटी है। जब स्मॉल की वैल्यू लार्ज से इक्वल हो गई, या जब स्मॉल की वैल्यू लार्ज से बड़ी हो गई, तब हम रुक गए। इनमें से किसी भी अरे को तुम उठा के देख लो, स्मॉल का वैल्यू तुम्हें लार्ज से छोटा ही दिखेगा। इसको उठाओ, इसका वैल्यू क्या है, इंडेक्स का 0, और इसका वैल्यू क्या है, इंडेक्स का 3, तो स्मॉल 0 इज लेस देन लार्ज। इसको उठा लो, 0 and 1, तो स्मॉल जो है 0 इज लेस देन लार्ज विच इज 1। ओके, तो बेसिकली हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक स्मॉल की वैल्यू लार्ज से छोटी है। इसीलिए मैंने कंडीशन लिखा है, इफ स्मॉल इज लेस देन लार्ज। अंदर हम डिवाइड करेंगे, और अब अंदर हम अरे को डिवाइड करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन तो लिख लिया, बट हम इन अरेज को डिवाइड कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले, क्योंकि हमें बीच में से इस अरे को डिवाइड करना है, सबसे पहले हमने तो यही किया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें अरे को बीच में से डिवाइड करना है, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि भाई 0 to 3 ये एक पार्टीशन होना चाहिए और बाकी के नंबर्स दूसरे पार्टीशन में जाने चाहिए। तो ये हम उसको कैसे बताएंगे, उस एल्गोरिदम को। तो उसके लिए यहाँ पे जो मिड वेरिएबल हमने डिफाइन किया था वो वेरिएबल काम में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मिड इज इक्वल टू, मैंने तुम लोग को देखो स्टार्टिंग में बोला था कि 0 + 7 दैट इज 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 दैट इज 3। तो वो ये मिड इज इक्वल टू लार्ज प्लस स्मॉल अपॉन 2। ठीक है, दैट इज 0 + 7 दैट इज 7 अपॉन 2 दैट इज 3.5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मिड के अंदर क्या चला गया, 3। अब इससे क्या होगा, इससे क्लियर हो गया कि भाई 0 to 3 एक पार्टीशन है और जो बाकी के नंबर्स है वो दूसरे पार्टीशन है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो आगे स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उसके लिए ये ज़्यादा बेटर हो गया। अब हमारी जो इमेज है वो ज़्यादा अनब्लर हो गई, मतलब बेसिकली ज़्यादा क्लियर हो गई, राइट। अब तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, विच इज़ अरे को हमने बस एक बार डिवाइड नहीं किया है, बार बार डिवाइड किया है। ठीक है, और क्योंकि हमने इस अरे को बार बार डिवाइड किया है और डिवाइड करते गए हैं, एटलीस्ट 2-3 बार तो डिवाइड किया ही है, तो इसके लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रिकर्जन है। मतलब बेसिकली फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन को वापस बुलाना पड़ेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने अरे को बार बार डिवाइड किया है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड। अंदर अरे पास होगा, उसके बाद स्मॉल एंड मिड। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से इसी को कॉल करूंगा। अंदर क्या पास होगा, अरे, उसके बाद मिड प्लस 1 और उसके बाद लार्ज। अब देखो ये कैसे काम करता है, कैसे बस इन 2 स्टेटमेंट्स की वजह से ये जो पूरा अरे है वो डिवाइड हो के यहां तक पहुंच जाएगा। देखो स्मॉल का क्या वैल्यू है, स्मॉल का वैल्यू है 0, उसके बाद मिड का क्या वैल्यू है 3, उसके बाद मिड प्लस 1 यानी कि 3 + 1 दैट इज 4, और लार्ज का क्या वैल्यू है 7। देख लो, ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है विच इज मिड प्लस 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, और इसका इंडेक्स 7 है। तो डिवाइड हो गया ना ये। और फिर जब ये नंबर्स वापस यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद मिड का वैल्यू चेंज होगा, और फिर जब वापस यहाँ पे वो पॉइंटर पहुँचेगा तब अगेन ये डिवाइड होंगे।
और जब ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा तब ये अगेन यहाँ पे डिवाइड होंगे, और जब यहाँ पे ये डिवीजन होके आ जाएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर तुमने इसका इंडेक्स देखा तो दैट इज 0 0 ना, तो स्मॉल का वैल्यू 0 होगा और लार्ज का भी वैल्यू 0 होगा। तो अभी यहाँ पे स्मॉल इज नॉट लेस देन लार्ज, स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज हो गया ना 0 0, तो इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इसीलिए ये रुक जाएगा। ओके, तो बेसिकली इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये रिकर्जन है और क्योंकि ये फंक्शन अपने आप को बुला रहा है बार बार, उसकी वजह से ये जो अरे है वो डिवाइड होके यहाँ तक पहुँच जाएगा और हमें ये अरेज जिनके अंदर सिंगल एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पहला फंक्शन है। बट अभी यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, हमें यहाँ पे एक और एक स्टेटमेंट लिखना है जिसके वजह से या जिसकी मदद से हम सेकेंड फंक्शन में जा सके और फिर हम सेकेंड फंक्शन बनाएंगे जिसके मदद से हम इन सिंगल अरेज को, ये सारे के सारे जो अरेज है जिनके अंदर एक एक एलिमेंट है, इनको हम मर्ज और सॉर्ट कर सके। तो अब जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम मैं देता हूं मर्ज। इस स्टेटमेंट का नाम मैंने मर्ज क्यों दिया? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, इस स्टेटमेंट का नाम मैंने मर्ज इसलिए दिया क्योंकि आगे हम मर्ज करके ही तो सॉर्ट कर रहे हैं ना यार, मर्ज करके तो सॉर्ट कर रहे हैं ना यार, इसीलिए इस स्टेटमेंट का नाम मैंने मर्ज दिया है। और इसके अंदर हम 4 चीज़ें पास करेंगे, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें पास कर देंगे। अरे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद मिड और उसके बाद लार्ज। और इसके वजह से ये बंद हो जाएगा और इसके वजह से हम जो एक अगला फंक्शन बनाने वाला है जिसका नाम होगा मर्ज ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर हम घुस पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं, राइट। अब हम एक अगला फंक्शन बनाते हैं विच इज मर्ज। मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करता हूँ, वॉइड मर्ज। अंदर हम 4 चीज़ें पास करने वाले हैं, तुम लोगों को तो पता ही है। सबसे पहले अरे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद मिड एंड उसके बाद लार्ज। देन अंदर कूदने से पहले तुम्हें एक छोटी सी फिलॉसफी समझने की ज़रूरत है, और वो फिलॉसफी ये है कि देखो ये पार्ट, यानी कि इस पार्ट के लिए हम ये अब जो भी नौटंकी करने वाले हैं वो करने वाले हैं, राइट। और इसीलिए इसके अंदर इसमें से हमें कुछ चूज करने की ज़रूरत है जिसको कंसिडर करके हम ये नौटंकी करेंगे। मतलब जिसको कंसिडर करके मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये 3 अरेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम अंदर कूदते हैं। अब अंदर कूदने के बाद सबसे पहले हम 4 चीजें यहां पे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू। देखो स्टार्टिंग में जैसे हमने इस एल्गोरिथम को स्मॉल और लार्ज डिक्लेयर करके ये बताया था कि भाई जो तुम्हारा अरे है वो ये है, यहां से तो लेकर यहां तक स्मॉल और लार्ज की मदद से यही बाउंड्रीज हमने एल्गोरिथम को बताई थी। हमने उसको बोला था कि भाई ये हमारा अरे है, जो भी कर रहे हैं हमें इसके अंदर ही करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। यही किया था हमने। इन द सेम वे यहाँ पे एरोस के मायाजाल के अंदर हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और आगे चलते गए थे, और इस भी अरे के अंदर हमने स्टार्ट यहाँ से किया था और आगे चलते गए थे, और बीच बीच में नंबर्स कंपेयर होते गए थे और नीचे आते गए थे, राइट। बट स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था ना यार, तो इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके मदद से हम उस एल्गोरिथम को बता सके कि भाई स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने की और कंपेयर करने की कहानी अलग है, उसका हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। बट स्टार्ट तो हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना यार, तो इसीलिए हमने एक्स और वाई वहाँ पे लाया है ताकि इन अरेज के जो स्टार्टिंग के इंडेक्सेस है वो उसके अंदर हम डाल सके और फिर आगे बढ़ सके। ओके, उसके बाद हम एक
टेम्पररी अरे यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। अब टेम्पररी अरे क्यों, देखो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद जो नंबर सबसे छोटा है उस नंबर को नीचे रखने के लिए हमें कोई ना कोई अरे चाहिए ना यार, जो एटलीस्ट टेम्पररीली वहाँ पे रहे। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे टेम्पररी अरे बनाया है। ओके, एंड देन एट द एंड हम यहाँ पे z एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका वैल्यू होगा 0। अब ये क्यों आवा, ये इसीलिए क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 और 20 का कंपैरिजन हो रहा है, तो 11 इज लेस देन 20, तो 11 को नीचे रखना पड़ेगा। तो हम अलगोरिथम को कैसे बताएंगे कि 11 को पहले डब्बे में रखना है। तो अगर z का वैल्यू 0 है, जो पहले डब्बे का इंडेक्स है, तो उसके मदद से हम उसको बता पाएंगे कि भाई 11 को पहले डब्बे में रखना है, या बेसिकली z इस वेरिएबल की मदद से हम उसको बता पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट को इस अरे के किस पोजीशन पे रखना है। ओके, तो उसके लिए हमने वहाँ पे z डिक्लेयर किया है। अब अंदर जाते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पे x और y तो डिक्लेयर कर दिया, बट उनके पोजीशंस थोड़ी डिक्लेयर किया है। उसको कैसे पता चलेगा कि भाई x के अंदर पहले डब्बे का इंडेक्स है और y के अंदर इस अरे के पहले डब्बे का इंडेक्स है। तो उसके लिए हमें उन इंडेक्सेस को x और y के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू स्मॉल। x इज इक्वल टू स्मॉल क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ ऑफकोर्स स्मॉल, लाइक अगर सपोज उसको कंसिडर किया तो स्मॉल का वैल्यू 0 होता है, तो इसका भी वैल्यू 0 है ना यार, राइट। और उसके बाद व्हाट द हेल इज y, y वुड बी मिड प्लस 1। सिंपल लॉजिक, क्या मैं y को मिड प्लस 1 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स। अगर तुमने इसको इसी को पकड़ लिया तो अगर लेट्स से अगर इसको पकड़ा तो दिस इज 0, दिस वाज 3, दिस वाज 4 एंड दिस वाज 7। तो 0 से 3 क्या था, 3 मिड था हमारा, और ये 4 था, तो व्हाट इज 4, 3 प्लस 1 यानी कि मिड प्लस 1। तो इसलिए y वुड बी मिड प्लस 1। एंड बाय द वे वो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए बोला था, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। अब यहाँ पे ना हमने हमारा बेस बनाया है। अब अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, ये फंक्शन हम इस सेक्शन के लिए बना रहे हैं, मतलब बेसिकली ये फंक्शन हम मर्जिंग एंड सॉर्टिंग के लिए बना रहे हैं, राइट। अब मर्जिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, मर्जिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर हम एग्जैक्टली दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं और उन दो में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको नीचे डालते हैं। यही प्रोसेस करते हैं और यही प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट हम कब तक करते जाते हैं। अगर इन दो अरेज को कंसिडर किया तो ये प्रोसेस हम रिपीट तब तक करते जाएंगे जब तक इन दो अरेज में से कोई एक अरे खाली नहीं हो जाता, तब तक। मतलब जब मैं तुम लोग को ये पूरा का पूरा जो भी है समझा रहा था, तब जब ये अरे खाली हो गया था हमने क्या किया था, हमने जो बचा हुआ यानी कि जो दूसरा अरे है उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है वो वैसे के वैसे नीचे डाल दिए थे ना यार, ठीक है। तो हम नंबर्स को कंपेयर करके सॉर्ट करने के लिए तो एल्गोरिथम लिखेंगे, बट ऐसा कब तक कर रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले कंडीशन तो लिखना पड़ेगा ना यार, राइट। तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन अब सबसे पहले हम लिखेंगे, ओके। तो वो कंडीशन है ये वाइल, वाइल वो कंडीशन नहीं है, वाइल के आगे हम लिखेंगे, रिलैक्स टेक चिल पिल। वाइल अगर x इधर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये अरे खत्म हो गया, राइट। तो अभी ये क्या है, ये मिड है, यहां पे ये मिड था ना यार, तो मतलब ये मिड है, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू मिड। एंड अगर y इधर तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये अरे खत्म हो गया, तो ये क्या है, ये लार्ज है, ये लार्ज था, राइट। देखो ये लार्ज था हमारा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंड y इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर सपोज आगे हमने नंबर्स को कंपेयर करके सॉर्ट करने का एल्गोरिथम मान लेते हैं लिख लिया, तो ऐसा कब तक करना है, ऐसा तब तक करना है जब तक या तो
ये अरे खत्म नहीं हो जाता या तो ये अरे खत्म नहीं हो जाता। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अरे खत्म हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब या तो ये अरे खत्म हो गया या तो ये अरे खत्म हो गया, और उस केस में हम व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। और जब हम व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे तब अगर ये अरे खत्म हुआ होगा तो ये जो बचा हुआ अरे है उसके अंदर के एलिमेंट्स वैसे के वैसे अगले अरे के अंदर डालने के लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे, या तो अगर दूसरा अरे खत्म हुआ होगा तो ये जो बचा कुचा अरे है उसके अंदर के एलिमेंट्स अगले अरे में डालने के लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन उसके लिए है। तो क्या अभी तुम्हें समझ में आया कि ये कंडीशन हमने क्यों लिखा है? ओके, तो अब इस कंडीशन के अंदर हम जाएंगे। कंडीशन के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन अरेज के नंबर्स कंपेयर करके सॉर्ट करने के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे। इफ a ऑफ x इज स्मॉलर देन a ऑफ y, मतलब इफ दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, अगर 11 20 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो 11 को हम इस अरे के अंदर डाल देंगे। तो टेम्प, ये अरे टेम्प है, हमने टेम्प यहाँ पे बनाया था तो टेम्प यही अरे है। ठीक है, तो टेम्प ऑफ z, z 0 है, देखो 0 है, इसका इंडेक्स भी 0, तो टेम्प का z मतलब टेम्प का 0th इंडेक्स यानी कि दिस, इसके अंदर हम 11 डालेंगे तो इज इक्वल टू a ऑफ x, मतलब कि बेसिकली ये 11 ये चला गया इसके अंदर। अब टेम्प ऑफ z यानी कि बेसिकली इस डब्बे में a ऑफ x यानी कि बेसिकली 11 चला गया। अब उसके बाद क्या करना है, अगली बार जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगली बार जो नंबर सबसे छोटा होगा वो नंबर अगले डब्बे में जाएगा, इसलिए ये भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना यार। और ये क्या है, ये हमारा z है, तो z आगे बढ़ना चाहिए बेसिकली, तो इसीलिए z प्लस प्लस, मतलब ये z अब इधर आ जाएगा। अगली बार जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो है वो इस डब्बे में आएगा, मतलब बेसिकली z में आएगा। ठीक है, तो जब अगली बार ये कंडीशन रन होगा तब z के अंदर जब नंबर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने z प्लस प्लस किया है तो ऑटोमेटिकली इस डब्बे में आ जाएगा। और क्योंकि इस 11 का काम हो चुका है तो इसलिए ये जो अरे है वो भी तो आगे बढ़ेगा ना यार। मैंने तुम लोग को बोला था कि एरो कभी भी ऐसे नंबर को पॉइंट आउट नहीं करता जिसका काम हो चुका है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तो एरो मतलब क्या, एरो मतलब x, तो x प्लस प्लस भी करना पड़ेगा हमें, सिंपल। तो अभी x यहां पे रहेगा, तो अगली बार इसके अंदर का जो भी एलिमेंट है दैट इज मोस्टली 20, ये किसके साथ कंपेयर होगा, वो 41 के साथ कंपेयर होगा ऐसे, इसलिए x को आगे बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। एल्स, अब यहां पे मैंने लिखा एल्स, एल्स का मतलब क्या है, इफ का मतलब क्या था, इफ का मतलब अगर a ऑफ x यानी कि अगर ये a ऑफ y से छोटा है तो अगर इफ का मतलब ये है तो एल्स का मतलब इसका अपोजिट होगा, मतलब अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो। अब अगर ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अगर ये सीन है तो टेम्प ऑफ z के अंदर जहाँ पे यहाँ पे a ऑफ x आया था, यहाँ पे टेम्प ऑफ z के अंदर a ऑफ y आएगा, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प ऑफ z इज इक्वल टू a ऑफ y, सिंपल एज दैट। अब ये आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नंबर यहाँ पे आ गया, तो अगला जो इटरेशन है उसमें जो नंबर इधर जाएगा वो इस डब्बे में नहीं जाना चाहिए, वो अगले डब्बे में जाना चाहिए ना यार। तो ये जो z है वो और आगे सरकना चाहिए, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे z प्लस प्लस, राइट। और जो अगला नंबर हम कंपेयर करेंगे वो ये नंबर होगा ना यार, ये तो हो गया। अब एरो आगे बढ़ेगा, मैंने तुम लोग को बोला था कि ये नंबर अगर नीचे चला गया तो इसका मतलब ये नंबर यूज हो गया, और एरो कभी भी यूज नंबर पे पॉइंट आउट नहीं करता, इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे y प्लस प्लस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि y को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, या क्योंकि y भी आगे बढ़ रहा है,
राइट, इसीलिए हमने y प्लस प्लस लिख लिया और ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे हम while लूप से भी बाहर आ गए। ठीक है, अब ये जो while लूप है इसको बना के हमने एग्जैक्टली क्या किया, इन दो अरेज को अगर कंसिडर किया तो हमने इन दो अरेज के एलिमेंट्स को कंपेयर किया और एक सॉर्टेड तरीके से इस अगले अरे में अरेंज किया, यही किया। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अरेज में से कोई एक अरे ऐसा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स नीचे के अरे में एक सॉर्टेड मैनर में जा चुके हैं, बट जो दूसरा अरे है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन आ सकता है और ऐसा सिचुएशन आया भी था जब मैं तुम लोग को ये समझा रहा था। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था, उस सिचुएशन में जो वो अरे था जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए थे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने वैसे के वैसे इस अरे के अंदर डाल दिया था, यही किया था। तो अभी वाइल लूप की मदद से सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड करके अगले अरे के अंदर अरेंज हो गए, बट वो जो अरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, वो बचे हुए एलिमेंट्स को इस अरे के अंदर डालने का प्रोसेस बाकी है। तो अब हम उसके लिए कोड लिखेंगे, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वो अरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो इन एलिमेंट्स को हम इस अरे के अंदर वैसे के वैसे कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके लिए वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू मिड। x ये है इसका इंडेक्स, मिड आखिरी डब्बा है। तो वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू मिड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x यहाँ पे बीच में कहीं तो भी है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। तो अभी इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने प्लस प्लस टेम्प z प्लस प्लस के अंदर, मतलब बेसिकली इस अरे के अंदर इस अरे के बचे हुए एलिमेंट्स डाल देना है, दैट इज a ऑफ x प्लस प्लस, राइट। चले गए सारे के सारे एलिमेंट्स बचे हुए। अब अगर सपोज ये अरे वैसा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो अभी उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइल y इज लेस देन लार्ज, ये लार्ज है, ठीक है। और अभी उस सिचुएशन में हम टेम्प ऑफ z प्लस प्लस के अंदर a ऑफ y प्लस प्लस डाल देंगे। ये y है ना यार, तो y प्लस प्लस यानी कि इसके जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो टेम्प ऑफ z प्लस प्लस यानी कि इस अरे के अंदर वैसे के वैसे चले जाएंगे इस स्टेटमेंट के मदद से। तो अभी सारा का सारा माजरा जो है वो खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो एल्गोरिथम है वो 80% खत्म हो चुका है। 100% क्यों नहीं, रिलैक्स, मैं बताता हूँ। अब ये जो पूरा का पूरा तामझाम हमने किया है, इस तामझाम की वजह से क्या होगा, सारे के सारे नंबर्स सॉर्ट करके एकदम अच्छे से इस अरे में हमें मिल जाएंगे। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो अरे है ये तो टेम्प है ना यार, देखो ये टेम्प अरे है, बट हमें सारे के सारे नंबर्स सॉर्ट करके टेम्प के अंदर थोड़ी चाहिए थे, हमें तो सारे के सारे नंबर्स सॉर्ट करके अरे ए के अंदर चाहिए थे। तो अभी बस हमें एक सिंपल स्टेप करना है विच इज़ टेम्प के अंदर के सारे अरेज, टेम्प के अंदर के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर डालना है। ओके, तो अब हम वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें होने के बाद z तो यहाँ पे रहेगा ना यार, तो उसको स्टार्टिंग के पोजीशन पे लाना ज़रूरी है, राइट। तो z इज इक्वल टू 0, उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर x इज इक्वल टू स्मॉल, स्टार्टिंग से चालू करना है क्योंकि स्टार्टिंग से नंबर डालना चालू करना है। उसके बाद x इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज, आखिरी तक लेके जाना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और आखिरी तक लेके जाना है। एंड x प्लस प्लस x बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा हमेशा एक एक से, और अंदर क्या करना है, a ऑफ x के अंदर टेम्प ऑफ z डाल देना है। ओके, और z भी तो एक एक इंक्रीमेंट करते रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे z प्लस प्लस x प्लस प्लस हमने लिखा, वो तो होते ही जाएगा, बट z भी तो होना चाहिए, एक एक आगे बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे z प्लस प्लस लिखा।
और उसके बाद ये फॉर लूप ख़त्म, और ये जो पूरा का पूरा हमारा मर्ज का फंक्शन है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और हमारा जो मोस्ट सॉर्ट का एल्गोरिथम है वो फाइनली इट इज़ फिनिश्ड। शाह सिंपली प्रिंसिपल फुटली। अब हम मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर रिकर्जन है, मतलब फंक्शन अपने आप को ही बुला रहा है। जब तुम्हारे सामने एक ऐसा एल्गोरिथम आता है जिसके अंदर रिकर्जन है, और अगर ऐसे एल्गोरिथम की तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मली तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते, तुम्हें उसके लिए मास्टर मेथड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। अब मास्टर मेथड के ऊपर हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, बट अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है दैट्स टोटली फाइन। मास्टर मेथड के अंदर तुम्हें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है वो बस मैंने यहाँ पे लिख लिया, तुम्हें बस इन्हें फॉलो करना है एंड तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। वो लेक्चर बाद में देख लिया, नहीं देख लिया, इट्स योर चॉइस। ओके, अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। अब हम शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या लिखा है, इक्वेशन के फॉर्मेट में लाओ। ये हमारा इक्वेशन है, हमारे एल्गोरिथम को हमें इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने हैं, देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये जो हमने फाइनल अरे निकाला था वो हमारा सोल्यूशन है। तो अब अगर ये हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स 2 है, देयर आर 2 सब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स, राइट। और इनको भी दो दो में हम डिवाइड करते गए थे, तो मतलब बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे देयर आर 2, द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इज 2। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हम ए की जगह पे 2 लिखेंगे, टी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ए की जगह पे हम 2 लिखेंगे बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, एंड उसके बाद टी। अब यहाँ पे देखो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ओके, अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड करके हमने क्या किया, अगर इस सब प्रॉब्लम को हमने देखा तो इट इज हाफ ऑफ दिस प्रॉब्लम, और अगर दूसरे भी सब प्रॉब्लम को देखा तो दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम इज हाफ। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा n/2, उसके बाद प्लस, एंड व्हाट द हेल इज एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट। मतलब एल्गोरिथम के अंदर हमने रिकर्जन के अलावा और क्या किया, तो एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पे हमने रिकर्जन किया, तो इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हमने मर्ज किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो ये भी किया, तो ये एक स्टेटमेंट है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो जो 1 आएगा ना वो इसके सामने मैटर नहीं करता। अगर ये नहीं होता था तो एफ ऑफ एन की जगह पे हम 1 लिख सकते थे, बट क्योंकि ये है इसीलिए इसका वैल्यू जो आएगा, मैंने ये पढ़ा है तो मुझे पता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा उसके सामने ये मैटर नहीं करता। हमने पढ़ा हुआ है कि डिग्री सबसे ज़्यादा मैटर करता है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है या जो कांस्टेंट होता है वो मैटर नहीं करता। तो ये जो इसका वैल्यू क्योंकि 1 आता है तो वो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए वो मैटर नहीं करेगा। इसका जो वैल्यू आएगा वो मैटर करेगा। तो अभी इसका क्या वैल्यू आएगा, मर्ज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो मर्ज के अंदर एट द एंड ऑफ द डे हर एक इटरेशन के अंदर हम 8 नंबर्स को मर्ज करके सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी 8 क्या है, 8n है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक इटरेशन के अंदर हम n नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो f ऑफ n है वो n हो गया ना यार, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n। हमें हमारा इक्वेशन मिल गया, बस अब स्टेप्स को फॉलो करना है, आंसर निकालना है। क्या है आगे, a b और f ऑफ n का वैल्यू निकालो। व्हाट द हेल इज a इज इक्वल टू, देखो a क्या है, a इज 2, उसके बाद व्हाट द हेल इज b इज ऑल्सो 2, उसके बाद व्हाट द हेल इज f ऑफ n इज n, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 2, इसे फाइंड करो, n रेज टू लॉग a बेस b, तो n रेज टू लॉग a बेस b इज इक्वल टू n raised to log what the hell is a is 2 and b is 2। अब अगर तुम कैल्शियम में इसको डालोगे तो इसका वैल्यू निकलता है 1, दैट इज n raised to 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n raised to 1 n। ओके, एक बार मैं तुम लोग को कैल्शियम में डाल के दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करता है।
तो ये हमारा कैल्सी है, हमने लॉग दबाया, उसके बाद ऊपर लाइक log 2 और बेस 2, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर 1 आ गया। देखो तो अभी जैसे तुमने देखा था कि इसका आंसर 1 आता है, इसलिए यहाँ पे n⁻1 तो 1 ही हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, इनमें से एक केस को सेटिस्फाई करो। अब यहाँ पे n⁻log a बेस b का वैल्यू n है और f ऑफ n का वैल्यू भी n है, तो यहाँ पे f ऑफ n जो है इज इक्वल टू n⁻log a बेस b, तो इसका मतलब केस 2 सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे केस 2 इज सेटिस्फाइड। और एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे नोट्स रेफर करो, बट स्टिल केस 2 इज सेटिस्फाइड की जगह पे आप या तो वो केस लिख सकते हो एंड देन यू कैन राइट कि दिस केस इज सेटिस्फाइड ऑफ द मास्टर मेथड। बस ये ऐसा खाली स्टेटमेंट मत लिख देना, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिटेल में लिखना, वो केस चाहे तो लिख देना यहाँ पे, ओके। अब केस 2 के अंदर क्या है, केस 2 सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे therefore t of n is equal to order of n raised to log a base b into log n, ठीक है। now what the hell is n raised to log a base b? that's n, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n into log n एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। अब यहाँ पे आखिरी में तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो मर्ज सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर बेस्ट केस भी यही है और वर्स्ट केस भी यही है, ओके। अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।